सो होप डियर स्टूडेंट्स दैट यू आर फाइन। तो आज का जो टॉपिक है ये पिछले टॉपिक के साथ रिलेटेड है, दैट इज़ वी विल कैलकुलेट वर्क डन इन एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। सो दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी तक अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखे हैं, बिकॉज ऑल दीज टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, तो पहले वो 3 टॉपिक्स आप देखेंगे। अभी तो ये लाइव सेशन चलता रहेगा। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर देयर विल बी 3 वीडियोज़ विच आर द प्रीवियस लेक्चर्स, वो आप देख सकते हैं। ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो प्रीवियस वीडियोज़। और सिमिलरली इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन और क्वेरी, वो आप बता सकते हैं इन द लाइव चैट बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो यूनिट रहेगा, आपको लगेगा कि जैसे ये पूरा वोलाटाइल है, सर से ऊपर जा रहा है। एक्चुअली ड्राई लगेगा इसलिए क्योंकि आप कंटिन्यू सभी टॉपिक्स नहीं देख रहे हो। सो दैट्स वाई मैं फिर से बता रहा हूँ दैट यू विल वॉच द प्रीवियस वंस, और उसके बाद जब ये आप देखेंगे तो तब आपको ईजी टॉपिक लगेगा। और एक बात ये है दैट क्लास के दौरान यू विल हैव ए नोटबुक एंड पेन विद यू। ये हमेशा आपके साथ होना चाहिए। जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन किया करेंगे, और जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन रह रहा है, कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप बता सकते हैं सेशन के दौरान या एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैंने कल भी आपको बताया था दैट रिवर्सिबल प्रोसेस तब होती है जब एक प्रोसेस को हम इनफिनिटेसिमली स्लोली कैरी आउट करेंगे, सो दैट ऑल द चेंजेस विच ऑकर इन डायरेक्ट प्रोसेस दे कैन बी रिवर्सड। और यहाँ पे हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से that if we are having a geese in this jar, okay, let's say this geese is your ideal geese, क्योंकि इस वक्त जो हमें वर्क डन निकालना है ये हमें किसके लिए निकालना है? आइडियल गीस के लिए। सो आइडियल गीस यू ऑलरेडी नो, उसके लिए हमने प्रीवियस टॉपिक में इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आइडियल गीस जो है, लेट्स से इंटरनल प्रेशर है ना, मैंने बताया था दैट इंटरनल प्रेशर जो है दैट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गीस, इट इज़ लेस, it is greater than the external pressure। और अगर ऐसा होगा कि जो external pressure है that is less than the pressure exerted by the geese, तब क्या होगा? that piston जो है it will move upwards। ठीक है ना, piston will move upwards। और ये कब होगा ऐसा that external pressure is less than the internal pressure? जब मैंने बताया था that this is here what actually it is a pile of sand हमने लिया था, और वहाँ पे मैंने बताया था that अगर हम sand के कुछ particles यहाँ से उठा रहे हैं, few particles of the sand, तो क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा और इंटरनल प्रेशर गैस का ज़्यादा है, तो सो पिस्टन विल मूव अपवर्ड्स। पिस्टन कहाँ जाएगा? अपवर्ड्स। एंड नाउ व्हाट विल हैपन? जो ही पिस्टन अपवर्ड्स चला गया, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम? पहले वॉल्यूम V था, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे बताओ जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर? So we know according to Boyle's law that if volume increases pressure will decrease, तो प्रेशर कम हो जाएगा, so internal pressure क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, so it will become equal to the external pressure। So when internal pressure it becomes equal to the external pressure, so this represents a reversible process। So this represents a reversible process, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो आपका गैस है कंटेनर के अंदर, ये आपका सिस्टम है, और बाहर जो है सराउंडिंग, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। सो कब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा? When the internal pressure it becomes equal to the external pressure। So this is a reversible process। अब इसी प्रोसेस को हम कैरी आउट कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल। डेफिनेटली प्रोसेस जो होगी वो कैसे होगी? आइसोथर्मल प्रोसेस विच इज़ कैरीड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। नाउ मैंने बताया था दैट द टोटल वर्क डन किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? W से। इन दिस
expansion of gas, है ना. So what is this? We have to calculate the work done during the expansion of ideal gas, but under which conditions? Under isothermal conditions and under और ये जो process है, this is a reversible process. This process is reversible. वो मैंने बता दिया, reversible process. और ये isothermal है, that means temperature is to be kept constant. तो कैसे हम निकालते हैं? The total work done when volume changes from, let's say initially volume V1 था और ये change हो रहा है to the volume V2, so it is equal to integral of V1 to V2, that is lower limit upper limit, that is initial volume V1 final volume V2, और किसके हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं? It is P dV. ये वर्क हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वर्क डन. सो W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P dV. तभी हम इस वर्क ऑफ एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क, बिकॉज W इज इक्वल टू P इंटू dV, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क. dV इज द स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, जो मैंने अभी बताया. पहले वॉल्यूम अगर V1 था, अब जब पिस्टन अपवर्ड्स चला गया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और वो जो चेंज इन वॉल्यूम है उसको हम दिखाते हैं, चेंज इन वॉल्यूम इज शोन बाय dV एंड P इज द प्रेशर. Now tell me, हमारे पास जो गैस है, कौन सा गैस है? आइडियल गैस. So tell me what is the ideal gas equation. So we know that for ideal gas PV किसके बराबर होता है? N और T. So this is an ideal gas equation. You already know the terms. P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the universal gas constant, T is the temperature. Now therefore P किसके बराबर है? प्रेशर अगर यहाँ से निकालेंगे, so that is N और T upon V, N or T upon V. Now substitute this value of pressure here. तो कैसे लिखेंगे? So it is integral of V1 to V2. P के बदले क्या लिखेंगे? N or T upon V into dV. Now see here, what is N? N is the number of moles of gas. तो मुझे बताओ, जब यहाँ पे ये गैस ने काम किया, वर्क इज डन बाय द गैस, तो मुझे बताओ गैस ने काम किया, इस गैस के अंदर कुछ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. मुझे बताओ जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो गैस के मोल्स चेंज होंगे या नहीं? गैस के मोल्स जो है या गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज नहीं हो जाएंगे. सो N रिमेन्स कॉन्स्टेंट. और भी क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. और ये प्रोसेस हम क्या करवा रहे हैं? आइसोथर्मल, दैट मीन्स टेम्परेचर इज आल्सो केप्ट टू बी कांस्टेंट. तो मुझे बताओ N और T ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती है, तो क्या लिखेंगे? इसको बाहर निकाल दो, N और T. तो आप इंटीग्रेशन किसकी करेंगे? सो इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2, सो 1 अपॉन V dV, इसके इंटीग्रेशन हम करेंगे, इसके इंटीग्रेशन. तो इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है? तो वो यहाँ पे हम देखेंगे. सो इसकी जो इंटीग्रेशन है, सो वी विल राइट दैट W इज इक्वल टू N और T, ये कांस्टेंट है, ऐसे रखेंगे. सो इसकी जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन V dV, सो दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, जिसको हम कहते हैं ln of V2 माइनस ln ऑफ V1. तो ये पूरी इसकी इंटीग्रेशन है. आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा फिजिक्स में एज वेल एज इन द मैथमेटिक्स. सो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन V dV की, फ्रॉम लोअर लिमिट V1 टू अपर लिमिट V2, दैट मीन्स फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2, तो किसके बराबर होता है? ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1. ln क्या है? तो ये आप याद रखेंगे, ln जो है इट इज़ द नेचुरल लॉग, ln जो है इट इज़ द नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का वैल्यू किसके बराबर होता है? तो वो आप याद रखेंगे. सो ln नेचुरल लॉग है, इसका वैल्यू होता है 2.303 log base to the 10. So natural log it is always equal to 2.303 log 10. तो मुझे बताओ यहाँ पे N और T, इसका जो इंटीग्रेशन हमने किया तो किसके बराबर आया? ln of V2 minus ln of V1, that is natural log of V2 minus natural log of V1. now ये फार्मूला बनी, कौन सी फार्मूला? ln of A minus ln of B. तो आप हमेशा याद रखेंगे ln of A minus ln of B वो बराबर होता है ln of A upon B. तो बताओ यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सो W is equal to N और T ln of V2 upon
V1, ln of V2 upon V1. So ln of V2 upon V1, that is ln of A upon B. Now tell me, ln के बदले हम क्या लिखेंगे? ये नेचुरल लॉग है और नेचुरल लॉग का वैल्यू कितना होता है? 2.303 log to 10. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इसको 2.303 n और t और उसके बाद यहाँ पे log base to the 10. So V2 upon V1. पर एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो अभी तक मैंने नहीं बताई, दैट इज़ दिस वन. मुझे बताओ काम यहाँ पे कौन कर रहा है? काम गेज कर रहा है, सिस्टम किस पे कर रहा है? सराउंडिंग पे, बिकॉज यहाँ पे पिस्टन मूव्स अपवर्ड. सो गेज ने काम किया, सिस्टम ने काम किया. सो व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम इट इज़ गिवन नेगेटिव साइन. तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इट इज़ माइनस, है ना. एक्चुअली क्या है ये? माइनस. W का जो साइन यहाँ पे आएगा, साइन कन्वेंशन मैंने कल आपको बताए थे, कल के टॉपिक में हमने देखा था दैट W इज गिवन, work is given negative sign when work is done by the system and it is given positive sign when work is done on the system by the surrounding. So it is minus 2.303 nRT log of V2 upon V1. Now tell me, हमने टेम्परेचर क्या रखा है? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है. तो बॉयलिज लॉ क्या बता रहा है? दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर volume of a given mass of gas it is inversely proportional to the pressure. वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. तो मुझे बताओ इनिशियली अगर वॉल्यूम V1 था तो प्रेशर P1, और जब यहाँ पे गैस ने काम किया तो वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ. लेट्स से दैट इज V2. तो V2 इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P2. क्लियर? तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ बेस 10. ये 10 अगर आप लिखेंगे भी नहीं तो भी ये अंडरस्टूड है. सो लॉग V2 अपॉन V1. देखो V2 के बदले में क्या लिख सकता हूँ? V2 के बदले में लिख सकता हूँ 1 अपॉन P2, है ना, 1 अपॉन P2, और डिवाइडेड बाई V1 के बदले में क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन P1. तो फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ P1 अपॉन P2, log ऑफ P1 अपॉन P2. और आई होप कि ये यहाँ पे आपको समझ में आया होगा. इजी है, देखो, क्योंकि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P1, सिमिलरली V2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P2. तो यहाँ पे V2 के बदले क्या लिखेंगे? V2 के बदले लिखेंगे 1 अपॉन P2. दैट मीन्स P2 कहाँ पे है? डिवाइड में. और सिमिलरली फिर डिवाइडेड बाई V1 के बदले क्या लिखेंगे? 1 अपॉन P1. तो 1 अपॉन P1 वो तो इंटू हो जाएगा रेसिप्रोकल, सो P1 ऊपर आ जाएगा. सो दैट्स वाई V2 अपॉन V1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? P1 अपॉन P2. सो W इज इक्वल, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो ये माइनस था, वर्क इज गिवन नेगेटिव साइन व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.303 nRT log ऑफ बेस 10 P2 अपॉन P1. अब क्या किया मैंने? रेसिप्रोकल लिया इसका. ये था log ऑफ P1 अपॉन P2, मैंने लिखा इसको log ऑफ P2 अपॉन P1. दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल लिया, तो दैट मीन्स यहाँ पे अब नेगेटिव साइन नहीं आएगा, इट विल बी नाउ पॉजिटिव. सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन एंड रिवर्सिबल. So work done during reversible isothermal conditions, ठीक है ना, by an ideal gas. तो इस पे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. So write down the question और इसका आप मुझे आंसर बताएंगे. ये हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे, इसी पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. वर्क डन बाय एन आइडियल gas, ठीक है ना, during reversible expansion under isothermal conditions. So आप लिखेंगे what calculate the work done. So calculate the work done when an ideal gas expands from volume, that is V1, 10 liter to volume, that is V2, 20 liter. और यहाँ पे आप लिखेंगे व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 आप लिखेंगे. और नेक्स्ट टेम्परेचर आपको दिया गया है 298 केल्विन. मैं क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ. यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. आपको W निकालना है. वर्क डन
by an ideal gas, and we are having 2 moles of an ideal gas, n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, and when gas यहाँ पे काम कर रहा है, so work is done by the system, ठीक है ना, work is done by the system, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया ना, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 to V2, V1 is 10 लीटर to V2 is 20 लीटर, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, so W is equal to, so it is minus है ना यहाँ ये this one formula, because work is done by an ideal gas, that is by a system, so it is given negative sign, so it is 2.303, उसके बाद n का वैल्यू कितना है 2, और you already know it is universal gas constant, कितना वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट, सो 2 मोल्स है हमारे पास है ना, 2 ये क्या है 2 जो है इट इज़ मोल्स, 2 मोल्स आपको दिए गए एंड 2 मोल्स है, ओके, उसके बाद मुझे बताओ n और T टेम्परेचर दिया गया है, दैट्स 298 केल्विन, एंड देन वी आर हैविंग लॉग ऑफ क्या दिया गया है V2 अपॉन V1, V2 कितना है 20 अपॉन 10 दैट इज 2 आ जाएगा, तो बस log 2 का वैल्यू आप याद रखेंगे, तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ बता रहा हूँ, देखो log 2 का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 0.3010, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको लॉग टेबल नहीं दिया जाता है, तो बस ऐसे कुछ वैल्यूज़ हैं आपको वो याद रखने हैं, जैसे log 2 दैट इज़ 0.3010, जैसे log 10 जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 1, log 10 इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली आप याद रखेंगे, देखो log 2 का वैल्यू अगर 0.3020 है तो मुझे बताओ log 4 का वैल्यू कितना होगा, इसका डबल दैट इज़ 0.6020, ऐसे करके आपको याद रखना है। या सिमिलरली log ऑफ 1 किसके बराबर होता है, log 1 0 के बराबर होता है। अब मुझे बताओ log 10 1 के बराबर है, तो मुझे बताओ अगर log 100 होगा 100 तो दैट इज़ इक्वल टू 2। एक्चुअली 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 रेज्ड पावर 2, तो जो पावर है वही वैल्यू। सिमिलरली log मुझे बताओ फिर log 1000 किसके बराबर होगा, सो log 1000 का वैल्यू 3 होगा। ऐसे आपको याद रखना है log के वैल्यूज़। तो यहाँ पे log 2 कितना आप लिखेंगे 0.3010, तो बस इन सभी को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएंगे आप जल्दी से। सो वी आर हैविंग W इट इज़ 2.303 माइनस है ना, वर्क जो आएगा दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज वर्क इज़ डन बाय द गैस बाय द सिस्टम। सो 2.303 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू log 2 का वैल्यू यहाँ पे इंटू करेंगे आप 0.3010। अब मुझे बताओ मोल कैंसल, केल्विन पर केल्विन है ना कैंसल, तो यहाँ पे वर्क जो आएगा किस यूनिट में आएगा, जूल्स में आएगा। सो W विल बी इक्वल टू, आप ये फिर से लिख सकते हैं माइनस 2.303 इंटू 2 था है ना, इंटू कितना था 8.314 और यहाँ पे ये आप बचेगा ओनली जूल, चलो वो आगे लिखेंगे इंटू 298 इंटू log 2 दैट इज़ 0.3010, तो ये पूरा आ जाएगा जूल्स में। सो जब ये इसको आप सॉल्व करेंगे सो कितना आ रहा है माइनस 3434.9 जूल। तो दिस इज़ द वर्क डन। या इसको आप लिख सकते हैं 1 जूल कितना अर्ग होता है, अर्ग में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे सो माइनस 3434.9 इंटू 1 जूल इज़ 10 रेज़ पावर 7 अर्ग, तो आप लिख सकते हैं इसको इट इज़ इंटू 10 रेज़ पावर 7 अर्ग। So this is how to calculate work done during expansion of an ideal gas है ना under reversible and isothermal conditions. So hope कि ये आपने समझा होगा। Now let's see what is an internal energy and internal energy change. So internal energy जो है it is represented by the symbol E से भी इसको हम दिखाते हैं या U से भी इसको हम दिखाते हैं internal energy. सो व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी, देखो किसी भी सबस्टेंस के अंदर कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एंड दैट डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय ए सबस्टेंस और पोजेस्ड बाय ए सिस्टम, या जो सिस्टम के अंदर छुपी हुई एनर्जी है टोटल एनर्जी दैट्स कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। सो इट इज सिंपली टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन ए सिस्टम, ठीक है ना। या इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं दैट डेफिनेट
वैल्यू ऑफ एनर्जी possessed by a substance, है ना, एक सबस्टेंस के अंदर कितना डेफिनेट वैल्यू है एनर्जी का, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनल एनर्जी, जो एनर्जी किसी बॉडी के अंदर होगा, किसी सिस्टम के अंदर होगा, छुपी हुई एनर्जी, द हिडन टोटल एनर्जी, है ना, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। अब ये देखो, मुझे बताओ, कोई भी सबस्टेंस किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है और मॉलिक्यूल्स का बना होता है। सो एक्चुअली जो एनर्जी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर है, वो पूरा सम उसका, दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी, दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी। अब मुझे बताओ, एटम के अंदर तो इंटरनल एनर्जी ई से हम दिखाते हैं या इसको हम यू से दिखाएंगे, तो ये किसके बराबर है? मैंने लिखा ये टोटल एनर्जी है प्रेजेंट इन ए सिस्टम। अब ये जो आपका सिस्टम है, सबस्टेंस है, इसके अंदर एटम्स है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी दैट इज़ द क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एनर्जी है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या सिमिलरली मुझे बताओ, न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होगी, दैट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। या मुझे बताओ बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड एनर्जी, चलो ई बी से दिखाएंगे। या मुझे बताओ, अगर किसी सबस्टेंस में मॉलिक्यूल्स है, तो वो मॉलिक्यूल्स अगर गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स दे शो ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, वाइब्रेट भी होते हैं, रोटेट भी होते हैं, है ना, ट्रांसलेट भी होते हैं, तो उनकी वजह से भी एनर्जी होती है। सो रोटेशनल एनर्जी या रोटेटरी एनर्जी, है ना, या सिमिलरली वाइब्रेटरी एनर्जी, या हमारे पास है ट्रांसलेटरी एनर्जी। सो सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज, दैट इज़ योर इंटरनल एनर्जी of a body or of a system। फिर से बता रहा हूँ, that every substance, every system that contains a definite amount of energy, उसके अंदर कुछ न कुछ amount of energy तो होगा ही, because किसी भी system या substance के अंदर atoms molecules होते हैं, तो वो molecules rest में थोड़ी होते हैं, वो तो motion दिखाते हैं, चाहे अगर आपका solid ही क्यों ना हो, उसके particles atoms भी क्या दिखाते हैं? vibratory motion। So because of these vibrations, rotations और translatory motions, there is energy। and similarly bond energy, है ना, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी होती है, सिमिलरली न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन सभी का सम जो है, दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय ई और यू, रिप्रेजेंटेड बाय ई और यू। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? क्या ये हर एक सबस्टेंस का सेम होगा? नो, इट वेरीज फ्रॉम सबस्टेंस टू सबस्टेंस। इंटरनल एनर्जी जो है, इट इज़ वैल्यू डिपेंड्स ऑन, पहली बात आप याद रखेंगे, नेचर ऑफ सबस्टेंस। किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। सेकंड आप याद रखेंगे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। सो दीज आर द थ्री वैल्यूज ऑन विच द इंटरनल एनर्जी वैल्यू डिपेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ दैट डिफरेंट बॉडीज हैव डिफरेंट इंटरनल एनर्जी अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जैसे टेम्परेचर डिफरेंट होगा, प्रेशर डिफरेंट है, या सिमिलरली नेचर ऑफ सबस्टेंस, जैसे एक सबस्टेंस हम ले रहे हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी, अगर कोई दूसरा सबस्टेंस हम ले रहे हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी। सो जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर, और यही सेम सबस्टेंस हम ले रहे हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, लेट्स से 273 टेम्परेचर पे ले रहे हैं इस वाटर को, या एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे, 273 केल्विन टेम्परेचर पे ले रहे हैं और 298, क्या दोनों डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वाटर की इंटरनल एनर्जी सेम होगी? नो, इट विल बी डिफरेंट। सो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, है ना। सिमिलरली अगर प्रेशर चेंज करेंगे, इंटरनल एनर्जी का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सबस्टेंस। जैसे वाटर के बदले हम लेंगे अल्कोहल, तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी। नाउ अब हम क्या निकालते हैं? देखो, इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? है ना, क्योंकि एक पूरे सबस्टेंस या सिस्टम के अंदर, मैंने बताया, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द सिस्टम। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। फिर हम क्या निकालते हैं? वी कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वी कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये जो चेंज है,
कैसे हम दिखाएंगे, डेल्टा ई से और डेल्टा यू से, और ये किसके बराबर होता है, इट इज़ सिंपली इक्वल टू फाइनल internal energy minus initial. Change is always calculated as final minus initial, that is E2 minus E1, है ना। जैसे अभी आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, जैसे आपके पास कोई सिस्टम था, लेट्स से इसकी इंटरनल एनर्जी E1 है। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग सम हीट, है ना, इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी। तो इससे क्या होगा, इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। लेट्स से द फाइनल इंटरनल एनर्जी इज E2। तो अब चेंज निकालना है, कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा ई से या डेल्टा यू से। सो इट इज़ E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, सो दैट इज़ यूर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, सो इट इज़ ए स्टेट फंक्शन, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। तो स्टेट एंड पाथ फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। स्टेट फंक्शन इज दैट विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड। कौन सी पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, इसको आप हीट एनर्जी किससे दे रहे हैं, है ना। हीट एनर्जी आप बहुत तरीक़ों से दे सकते हैं, जैसे गैस के ऊपर रखा इस सिस्टम को, है ना, या वुड को आप बर्न कर रहे हो, है ना, वहाँ से दे रहे हो, कैरोसिन से इसको आप हीट एनर्जी दे रहे हो, कहीं से भी हीट एनर्जी आप दे रहे हो। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका वैल्यू हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट इज़ ए स्टेट फंक्शन, और इसका जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो फिर मुझे क्या बता सकते हैं, इंटरनल एनर्जी विल इट बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव। So it will be an extensive property. It will be an extensive property because internal energy का value जो है it depends on the quantity of matter. Quantity कम होगी, internal energy भी कम होगी। Quantity ज़्यादा लेंगे किसी substance की, तो उसकी internal energy भी ज़्यादा होगी। So E2 minus E1 that gives us change in internal energy, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, that is अगर आप इसको दिखाएंगे डेल्टा U से, so that is U2 minus U1, so U2 minus U1। now let's say केमिस्ट्री में हमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस। लेट्स से वी आर हैविंग रिएक्टेंट A, इट गेट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट B, है ना। अब इस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी लेट्स से E1 थी, अब ये प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हुआ तो इसकी इंटरनल एनर्जी E2 है, ठीक है ना। या लेट्स से वी आर हैविंग दिस रिएक्टेंट और से दिखाएंगे, प्रोडक्ट P से दिखाएंगे ना। तो मुझे बताओ ये रिएक्टेंट R है, इट गिव्स प्रोडक्ट P, तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो है लेट्स से E1 है ना, और इसकी इंटरनल एनर्जी E2। सो कैसे निकालेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज़ E2 माइनस E1। या अगर E1 से नहीं दिखाएंगे, लेट्स से ER, इट इज़ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि टेक्स्ट पे या बुक पे आप देखेंगे ऐसे ER EP। सो इट इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ER इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं कैसे लिखूँगा, EP माइनस ER। नाउ टेल मी, अगर EP का वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू ज़्यादा, सो देयर आर टू केसेस, इफ़ EP इज़ ग्रेटर देन ER, तो तब क्या होगा, EP का वैल्यू ज़्यादा है, ER का वैल्यू कम है, सो डेल्टा E इज़ पॉजिटिव। So delta E is positive. Similarly, if EP is less than ER, अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, एट दैट टाइम चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव, क्योंकि EP का वैल्यू कम है और ER का ज़्यादा है, सो डेल्टा E इज़ नेगेटिव। तो अब आप बताएंगे कब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। दैट मीन्स यहाँ पे रिएक्टेंट्स के पास पहले एनर्जी कम थी, अब जब इन्होंने कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब की तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो एनर्जी, व्हेन एनर्जी इज़ एब्जॉर्बड एट दैट टाइम इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू है पॉजिटिव, है ना। तो मुझे बताओ ये किस प्रोसेस के लिए होगा, दैट मीन्स प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। क्लियर, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी एट दैट टाइम हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स, तो एनर्जी जब इन्होंने एब्जॉर्ब की जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, सो EP इज़ ग्रेटर देन ER। अब नेक्स्ट केस बता दो, दैट व्हेन EP इज़ लेस देन ER, दैट मीन्स पहले रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा थी,
अब जो प्रोडक्ट बना इसकी एनर्जी कम है तो बाकी कहाँ गई, एनर्जी इवॉल्व हुई होगी, रिलीज हुई होगी। एट दैट टाइम द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। तो खुद ही बता दो फिर दैट फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा ई का जो वैल्यू है इट इज़ पॉजिटिव, फॉर एक्सोथर्मिक इट इज़ नेगेटिव। नाउ अब यहाँ पे आप याद रखेंगे कि हम कैसे इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का चेंज कर सकते हैं। 3 तरीक़ों से हम वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सो लेट्स सी किन 3 वेज से। नंबर फर्स्ट जो है दैट इज़ बाय डूइंग वर्क ऑन सिस्टम। जब हम सिस्टम पे काम करेंगे तब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज। नंबर सेकंड, जब हीट ट्रांसफ़र होगा, अगर सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे। थर्ड जो है व्हेन मैटर इंटर्स और लीव्स द सिस्टम, उस वक्त भी क्या होगा, दैट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। सो देयर आर 3 वेज। नंबर फर्स्ट बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, जब हम सिस्टम पे काम करेंगे या सिस्टम काम करेगा। सिमिलरली जब हीट ट्रांसफ़र होगा बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। सिमिलरली थर्ड, जब सिस्टम से या तो मैटर बाहर निकलेगा या तो उसके अंदर इंटर होगा। सो दीज आर द 3 वेज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज। तो आज के टॉपिक में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।